नमस्कार। 2023 के लिए क्लास 10th का मैथ्स सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, ये हमारा पहला सेट होगा। 2000 प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। ये कितना आसान होता है मैथ्स के पेपर कक्षा 10 के लिए, इतना भी इजी नहीं। पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में कौन सा है अभाज्य संख्या है? जीरो। तो जीरो को किसी से भी भाग करो जीरो ही आना, इसलिए जीरो अभाज्य संख्या नहीं है। एक को अभाज्य संख्या नहीं कहते, एक को कहते हैं संयुक्त संख्या। एक है भैया संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या एक संयुक्त संख्या है। दूसरा है दो जो है ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, इसलिए ऑप्शन सही है दूसरा। आठ तो भाज्य संख्या, 2 4 से कट जानी है, 8 से कट जानी है, 1 से कट जानी है। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 केवल या तो स्वयं 2 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, इसलिए 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तीकर होगा। यह है द्विघात समीकरण, इसका विविक्तीकर निकालना। तो विविक्तीकर का सूत्र होता है, विविक्तीकर जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, बेसिकली इसको डी से दिखाते हैं, जैसे कि d = b² - 4ac। b जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का होता है। अगर आपको द्विघात समीकरण नहीं आता है तो उसके लिए कमेंट करें, और हम मतलब द्विघात समीकरण पढ़ाने की कोशिश जरूर करें, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता हो कई बच्चों को आता है, ज़्यादातर लोगों को, इसलिए हम लोग केवल मॉडल पेपर ही करते हैं। तो इसमें अगर देखें तो b के स्थान पर लिखा है 3, c के स्थान पर लिखा है 1/3, सॉरी b के स्थान पर 2 है, -2 है, और a के स्थान पर है 3, तो यहाँ भर दीजिए। तो जाना है b का मतलब -2 होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 4a का मान है 3 मल्टीप्लाई c का मान है 1/3। यहाँ भर दिए, 3 से 3 कैंसिल, और ये -4 सॉरी -3 -2 का स्क्वायर होगा तो +4 माइनस ये यहाँ पर 1 से 1 4 जा 4 = आ जाना है। सो d = 0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अतः हमारा विविक्तीकर है 0 और विकल्प सही हो जाएगा 4। ओके यस। तो अपना अगला प्रश्न है कि एक का गा है, एक का गा sin a = 3/5, तो cos a का मान बताना। अच्छा, इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे हम वहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा इस तरह से, और a b c नामकरण कर देंगे। चूंकि दिया है sin a = 3/5। अच्छा, साइन बराबर होता क्या है? अगर त्रिकोणमिति में दिक्कत है तो हमारे त्रिकोणमिति के पिछले वीडियो पढ़े हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। त्रिकोणमिति में हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट बनाया, कंप्लीट हमारे लेक्चर्स उस पर हैं। यह है 3/5, इसका मतलब होता है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब अगर ये एंगल जो है दिस एंगल बी साइन के साथ में, तो इसके सामने थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब हो जाएगी, और ये 90 डिग्री और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। यानी इस हिसाब से 3 हो जानी, ये 5 हो जाएगी। तो जो आधार होगा, आधार अंडर रूट में आ जाएगा 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, जो कि होना है 25 - 9 = अंडर रूट में 16 = 4, यानी जो ये होगी वो 4 आ जाएगी। ये आधार cos a बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आया है 4 और कर्ण है अपना 5, इसलिए 4/5 अपना विकल्प सही होना है। 4/5 है दूसरा विकल्प, लिखेंगे अतः विकल्प सेकंड 4/5 सत्य है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो अपना अगला प्रश्न है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात है 4:9। 4:9 का अनुपात है, तो इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा?
अगर कोई दो त्रिभुज है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, इनके एरिया दिए हैं 4/9 और इनकी अगर संगत भुजाएं मतलब साइड 1 अपॉन त्रिभुज एक की भुजा साइड 1 है और दूसरे की भुजा साइड 2 है, तो S1 इज टू S2 मतलब भुजा 1 और भुजा 2 में अनुपात क्या होगा? तो जो ये अनुपात होगा ये बराबर में अंडर रूट ट्रायंगल 1 अनुपात अंडर रूट ट्रायंगल 2, यानी त्रिभुज 1 का अनुपात ये बराबर में आ जाना, तो अंडर रूट 4 अनुपात अंडर रूट 9, यानी अंडर रूट 3 का मान, सॉरी अंडर रूट 4 का मान 2 अनुपात 3, अतः 2/3 होगा इनकी भुजाओं का अनुपात, जो कि ऑप्शन 1 में है। यानी भुजाओं का अनुपात 2/3 होगा, जो कि विकल्प 1 में है। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि उनकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या होगा? उनकी ऊंचाइयों में भी यही अनुपात होगा, इनकी संगत भुजाओं में यही अनुपात और इनके ऊंचाइयों में भी यही अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि ये हैं समरूप त्रिभुज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, तो अपना अगला क्वेश्चन है 1 का अंगा 3,4,6 तथा x का समांतर माध्य 5 है। समांतर माध्य का दूसरा नाम है औसत, एवरेज। एवरेज 5 है तो x का मान बताना, यानी 3, 4, 6 तथा x का औसत। चूंकि औसत या समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का तबीयत थोड़ा डाउन है ना, हाँ, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब जो जहां दिया उसको वहीं चुपचाप से लिख दो। आंकड़ों देखिए, ये जो दिए होते हैं इन्हीं को बोलते हैं आंकड़े, ये आंकड़े हैं और इनकी संख्या कितनी 1 2 3 4, यानी 4 आंकड़े हैं अपने पास, 4 आंकड़े। इनका योग का मतलब हुआ 3 + 4 + 6 + x बटे इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 4 और इनका समांतर माध्य जहां लिखा, समांतर माध्य है 5, तो यहाँ इसको भर दीजिए। इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई, ये 4 उठ के इधर आएंगे तो 5 × 4 हो जाने बराबर 4 3 7 6, 4 3 7 6 13, ये हो जाना 13 + x, 4 5 6 20, ये 13 को इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 13 और ये बराबर में x, यानी x का मान इस हिसाब से आ जाएगा 7। ओके डन, यानी x का मान 71 हो गया, 7 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं 2,3 व 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, अगर कोई पॉइंट है x1, y1 एंड x2, y2, इनके बीच की दूरी अगर ये यहाँ पर है और ये यहाँ है, इनके बीच की दूरी d है, तो d बराबर होता है फॉर्मूला अंडर रूट बड़ा सा अंडर रूट, और करना क्या है, इसमें के x2 से x1 को घटाना है, x2 से x1 को घटाना, उसका स्क्वायर कर देना, बस y2 से y1 घटाना है और इसका स्क्वायर कर देना, और जो आएगा संख्यात्मक मान से जोड़ लेंगे, यानी d बराबर, इसकी तुलना करनी है। ये देखिए, यहाँ पर x2 है 4, x1 है 2, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर कर देना प्लस y2 है 1 और ये x1 है, सॉरी y1 है 3, तो 1 - 3, ये क्या है, ये कितना है अपना, यहाँ पर होगा 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर होना प्लस 1 में से 3 घटाओगे तो -2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब क्या होगा, ये 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, 4 4 जुड़ के 8। अब 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 × 2, अच्छा 4 का वर्गमूल निकल आएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2 का नहीं निकलेगा तो ये बच जाएगा अंडर रूट में 2, यही हो जाना है 2√2। ये अपना फाइनल आंसर है। यानी अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है 2 इकाई, यानी ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है √2 में 3, इसलिए गलत। यहाँ पर 2 और अंडर रूट में 2, ये सही है, और 3 इकाई तो बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन अपना तीसरा सही है। अगले यस, तो ये रहा अपना क्वेश्चन। अगला
अब देखिए हम प्रश्न नंबर 1 में सारे बहुविकल्पी प्रश्न जो थे वो कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। इसमें है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है। तो के का मान बताइए, यानी के का मान ज्ञात करना। चलो चलते हैं, कैसे करेंगे, हल करते हैं। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 कि अगर ये देखो, मूल का मतलब होता है कि एक्स या वाई का ऐसा मान, यानी चर राशि का ऐसा मान जो समीकरण में रख देने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाए। इस तरफ 0 है, इसका मतलब अगर एक्स का मान हम रख देंगे यहाँ पर, इसका कोई एक मूल रख दिया जाए तो ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे ये समीकरण है, समीकरण 1 मान लो इसको, लिखेंगे समीकरण, चूंकि दिए गए समीकरण का एक मूल 3 है, इसलिए x बराबर 3 रखने पर 3 का होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 डाल दीजिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू एक्स किसी का 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। हल कर लीजिए, 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0। हालांकि ये 6 में से 9 में से 6 घट जाएंगे तो बचेगा 3 माइनस 6 के इक्वल टू 0। तो इस 6 को उस तरफ भेज देंगे, तो 3 इक्वल टू 6 के इस तरफ माइनस था, उस तरफ गया तो प्लस का हो गया। तो 3/6 बराबर के 3 का नम 3 3 दूनी 6, यानी यहाँ से के बराबर आ जाना है 1/2। दिस इज अवर आंसर। डन, यस सर। चलें आगे, क्वेश्चन समझ आया। आज तो अपना अगला प्रश्न है 2 का खा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना। तो देखो, चूंकि हम पहले ही बताया tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3, 1/√3 होता है, तो वो क्या जाएगा 2 इंटू 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ tan 30 अंश है वहाँ हमने लिख दिया 2 इंटू 1/10√3, और अगर tan का स्क्वायर है तो इसलिए 1/√3 का स्क्वायर भी हो जाना, ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन ये 1 प्लस 1/3 हो जाना। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर जब भी करना है, √3 का स्क्वायर जब करोगे इसका मतलब है √3 इंटू √3 का √3 से गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है, ये 3 आ गया, बराबर 2/√3 होल अपॉन ये 3 एकन्नम, इसके नीचे एक, ये 3 एकन्ना 3 और 1 4 हो जाएगा, और बटे में 3, ये 3 सबसे ऊपर चले जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 बटे √3 गुणे 4। अच्छा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना ये 4 हो जाना, यानी और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ आ गया 2 इंटू √3 और इंटू में √3 से मल्टीप्लाई क्यों किए अभी समझ आएगा। तो एक √3 ऊपर गुणा किए और √3 से नीचे गुणा किए, ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हो गया 3√3/2 इंटू √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, √3 गुणे √3 बराबर 3 आना। तो यहाँ आ जाएगा 3, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और अपना आंसर बन जाएगा √3/2। दिस इज अवर आंसर। इसलिए 2 इसका जो आंसर होना है वो √3/2 आना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एक पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 169 सेंटीमीटर एंड दूसरे का है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात क्या होगा, जिसे हमने देखा था हल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 बराबर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल
A2 बराबर 225 यानी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल है, इनकी संगत भुजाओं में अनुपात, तो लिखेंगे दोनों त्रिभुजों की संगत, ऐसा ट्रायंगल का साइन है, संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होना क्या है, संगत भुजाओं में अनुपात होगा A1 का अंडर रूट A2 का क्षेत्रफल, यही निकाल लीजिए बस। जिसे पहला है जो, तो अंडर रूट 169 अनुपात अंडर रूट 259, ओके निकाल लेंगे। इसका जो वर्गमूल आएगा वो 13 अनुपात 15 आ जाना, बस इसी जबर आंसर यही अनुपात होगा। लिखने के लिए लिख सकते हैं संगत भुजाएं अगर मान ले, एक तो ये तरीका है इसको लगाने का, ऐसे लगा सकते हैं, अगर ऐसे ऐसे हैं और यहाँ लिख लेंगे माना भुजाएं, संगत भुजाएं S1 व S2 हैं, तब अगर संगत भुजाएं S1 व S2 है तब तो क्या हो जाएगा, S1 अपान S2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A1 अपान A2, ये ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर S1 अपान S2 बराबर हो जाएगा A1 अपान A2 का होल अंडर रूट बराबर 169/225 का अंडर रूट, और यहाँ से इसका मान आ जाएगा 13/15, जो कि आगे 13 अनुपात 15। दिस इज आवर आंसर, ओके डन। तो चाहे आप ऐसे लगाओ, यानी यहाँ तक तो सही, इसके बाद में चाहे ऐसे लगाओ या फिर ऐसे भी लगा सकते हो, इसके लिए दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 व्यक्तियों के भार, मतलब वेट यानी वजन का जो समांतर माध्य है वो है 45.6 किलोग्राम, तो उनके भारों का योग क्या होगा। अगर हम भार लिखें तो चूंकि 12 व्यक्तियों का के भार का समांतर माध्य इक्वल टू 45.6 kg। चूंकि होता क्या है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य इक्वल टू आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अच्छा भाई, समांतर माध्य है कितना, 46.5 बराबर आंकड़ों का योग हमको ज्ञात नहीं, यही ज्ञात करना है, आंकड़ों का योग होल अपॉन आंकड़ों की संख्या है कितनी, 12 व्यक्ति हैं, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 12, इसको इधर भेज देंगे तो 46.5 गुणे 12, आंकड़ों का योग ये कितना हो जाना, 12 पंचे 60, 12 72, 6 78, 12 चौक 48, 48 और 7 55 होना है ना, 48 और 7 55, फिर से देखो 12 पंचे 60 का 0, 12 72 7 78, 12 चौक 48, 48 और 7 55, एक संख्या के बाद दशमलव, यानी कि जो आंकड़ों का योग होगा, आंकड़ों का योग बराबर है 500, यहाँ लिख देंगे आंकड़ों का योग इक्वल टू 558 किलोग्राम। अतः 12 व्यक्तियों के भार का योग, क्वेश्चन में ऐसे लिखना पड़ेगा नीचे, अतः 12 व्यक्तियों के भार का योग 558 किलोग्राम होगा। दिस इज अवर आंसर फाइनली, यही आना है 558, अच्छे से लिख देना। इसलिए आपको समांतर माध्य के लिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो, यहीं से कुछ करना है। कभी कभी कह लेगा समांतर माध्य इतना है और आंकड़ों का जो योग है वो 558 है, तो बताइए कितने लोग थे, तो लोगों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर समांतर माध्य आंकड़ों का योग, इसको इधर भेजेंगे, समांतर माध्य नीचे जाएगा और कट पिट के बाहर आ जाना, ओके। चलो अगले क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में आए, तीसरे क्वेश्चन का है, पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96
और 404 का HCF तथा LCM निकालिए। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समाप वर्तक, और इसमें LCM लघुत्तम समाप वर्त या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो देखते हैं। सबसे पहले निकालना है इसका LCM। हल हो क्या जाना, 96, ऐसे लिखेंगे LCM ऑफ 96,404। तो गुणनखंड भी से निकाल लेते हैं। 96,404 सबसे पहले काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौक, तो 2 चौको 8, यहाँ से बच्चा 2 चौको 8, 1 बचा, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, और 2 चौको 8, 2 का 2 0, 2 का 2 इतना हो गया। अब ना ये 2 से कटेगा ना ही 2 से, ये 3 से भी नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं, ये 4 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 5 से तो ये नहीं कटेगा, वो तो बिल्कुल नहीं, 6 से ये कट जाएगा, वो नहीं कटेगा, 6 का 4 बचा 41 हो गया, 6 से नहीं। अब अन्य कोई संख्या ही नहीं जिससे काट देंगे, यानी इनका जो LCM आना है वो आ जाएगा 2 × 2 = 4। LCM इतना आ गया। अब HCF कितना है, तो एक सूत्र होता है LCM, चूंकि LCM × HCF = पहली संख्या × दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। LCM बराबर HCF के लिए LCM तथा HCF अगर ज्ञात हो और संख्याएं ज्ञात हो, एक संख्या ना ज्ञात हो तो निकाल सकते हैं। यानी LCM × HCF बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या। पहली संख्या तो LCM हमने ज्ञात कर लिया 4 है, HCF ज्ञात करना, HCF बराबर पहली संख्या है 96 × दूसरी संख्या है 104। इस 4 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से ये देखो इस डिवाइडेड अभी नहीं काटेंगे, तो HCF = 96 × 404/4, यानी 4 से काटेंगे, 4 से इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 4 × 4 0, 4 × 4, यानी कि 96 × 101। 96 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे ना तो आएगा 96 के 6 हासिल आए 9, और 96 शून्य में शून्य आएगा और उसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 ही याद रहना, और फिर 96 का 96, यानी जो होगा HCF ऑफ, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं HCF ऑफ 96, 404 इक्वल टू कितना हो जाना है 96, यानी 9696। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर अगला अपना प्रश्न है जी के किस मान के लिए, किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx + 3y - k - 3 = 0 एवं 12x + ky - k = 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हल, चूंकि तबीयत डाउन है, kx + 3y, लेकिन क्या, हम सब भारत की संताने, इस पर जीना मरना जाने, देश प्रेम है धर्म हमारा, जन सेवा है कर्म हमारा, अपनी धरती के रखवाले, हम हैं बालवीर मत वाले। समझ में आएगा, करेंगे 3y - k - 3 = 0, ये है समीकरण 1। दूसरा 12x + ky - k = 0, ये है समीकरण 2। लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 के अनंत हल हैं, इसलिए समीकरण 1 व 2 की तुलना
अच्छा, ये कौन से समीकरण है? ये हैं दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, यानी समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, यानी इन दोनों समीकरणों की जो हम तुलना है वो इससे करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चूंकि a1 के स्थान पर अगर हम देखें तो a1 के स्थान पर पहला समीकरण है k और b1 के स्थान पर है 3, c1 के स्थान पर है माइनस k माइनस 3, इसी तरह से a2 के स्थान पर है 12, b2 के स्थान पर है k, c2 के स्थान पर है माइनस k। से करने पर चूंकि करेंगे तो a1 b1 इक्वल टू b1 और b2 इक्वल टू c1 तथा c2 इक्वल टू कोई ना कोई तो मान आने ही आने हैं। a1 का मान निकालेंगे तो k आया, b1 का मान कितना है भैया? a1 का मान इतना। ऐसा करो, यहाँ ना लिखो, इसको यहीं लिखो, c1 और c2, अब अच्छा रहे। तो a1 का मान k, b1 का मान 3, c1 का मान देखो माइनस लगा बाहर तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये सभी प्लस में है तो प्लस नहीं लगाते हैं, लेकिन माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, k माइनस 3 और इसको b1 माने हो ना, इसको मान लो a2 है 12 और b2 है k और c2 है माइनस k। अब चूंकि समीकरण के हल जो है वो समीकरण के अनंत हल हैं, इसलिए अगर समीकरण के अनंत हल हैं इसलिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यानी यहाँ तक लिखने के बाद अब a1 का मान k अपान b1, a1 का मान अपान 12 इक्वल टू b1 का मान 3 बटे b2 का मान k। हो जाएगा क्या? k उस तरफ जाना है, दो ही से अपना काम हो जाना है, तीसरी वाली कंडीशन ना ही लिखें तो ही अच्छा। k इंटू के इक्वल टू 12×36, k गुणे के बराबर 36, ये हो जाना है k स्क्वायर बन जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 36, सॉरी अभी अंडर रूट नहीं लगाना, तो k बराबर अंडर रूट में 36, तो k का मान आ जाएगा ना प्लस माइनस 6। दिस इज अवर पावरफुल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, तो अपना अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। चलो बनाते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण C समकोण है, यानी कि कोण C अगर समकोण है तो इसके सामने की भुजा एक कर्ण होगी और कर्ण किसी दो भुजा के बराबर हो नहीं सकती, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसलिए ये लंब है और ये है अपना आधार A और ये हो जाना है B, ABC। तो ये दोनों आपस में हैं होंगी बराबर, चूंकि त्रिभुज है अपना समद्विबाहु त्रिभुज और कर्ण बराबर हो नहीं सकती। क्यों नहीं बराबर हो सकती? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। चूंकि यहां लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये हल ये सिद्ध करना, तो हल यहाँ से लिख दो, या सिद्ध करना, प्रूव दैट, कुछ भी मन चलेगा, इतना हो गया। इसलिए AC इक्वल टू BC होना, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस साहब ने बताया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर।
वर्गों के योग के बराबर, यानी कि कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है? कर्ण का नाम है ए बी, और लंब है BC तथा आधार है AC, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि AC बराबर है BC के, यानी जब AC बराबर है BC के तो BC की जगह हम AC रख सकते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC की जगह पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर। BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर, चूंकि AC इज इक्वल टू BC, एक दोनों बराबर है इसलिए अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। दिस इज प्रूव्ड। ये हो गया अपना सिद्ध, बिल्कुल देहाती भाषा। ओके, चलो अगले कॉन्सेप्ट, अगले प्रश्न पर। यस सर। तो अगला प्रश्न है कि एक बेलन, ये शायद 3 का घा कुछ होगा, छोड़ो। क्वेश्चन है कि बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ, देखो बेलन है, ये बेलन कोई, इसके आधार की जो त्रिज्या है, त्रिज्या ये केंद्र होगा, तो ये जो इतनी है ये 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है पाजी वक्र पृष्ठ बताइए, यानी कि ये कितना होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई बेलन है, तो इसका वक्र पृष्ठ की बात करी, संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं पूछा गया, केवल वक्र पृष्ठ की बात करी गई। संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं होता, संपूर्ण पृष्ठ होता। अगर इस सिरे का क्षेत्रफल और इस तरीके सिरे का क्षेत्रफल शामिल कर लें तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, जबकि केवल यहाँ वक्र पृष्ठ की बात हुई है। तो जो इसका वक्र पृष्ठ होता है, पहले तो क्वेश्चन में जो दिया गया है डिटेल्स नोट करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा है और उसमें लिखने के नंबर मिलते हैं, कैलकुलेशन के नंबर भी मिलते हैं, लेकिन लिखने के ज़्यादा मिलते हैं, कैलकुलेशन के भी मिलते हैं। तो लिखना अगर इसे मान लो कैलकुलेशन ना कर पाए तो लिख तो दिया, उसके तो नंबर दे ही देगा। तो लिखेंगे सबसे पहले आधार की त्रिज्या, या लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर बेलन के आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई को h से लिखा जाता है नॉर्मली, h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कितना? 2 पाई आर एच होता है। चलो देखो, 2 पाई का मतलब 22/7 गुणे 2 पाई आर एच, आर का मतलब 4 सेंटीमीटर, यहाँ भर दो 4 सेंटीमीटर गुणे एच कितनी है? ये है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये 14 सेंटीमीटर, यहाँ भर देंगे 14 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा कुछ होता होगा, 7 2 जा 14। चलो कर देते हैं, अब गुणा कर दो। चलो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 के 2, और फिर 16 दूना 32, एक मिनट 22 गुणे ये 2 और ये 2, 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 के 2 और 16 दूना 32, 32 और 3 35 होता, यानी कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर
वक्र पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, क्षेत्रफल हो, इन सब के मात्रक होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर या घन मीटर क्यूब, घन मीटर या इंग्लिश में बोलते हैं मीटर क्यूब। ओके, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वो 352 मीटर से 52 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके।